गुजरात में राजस्थान में गुजरात एटीएस और एनसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नशीली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है। राजस्थान में 2, गुजरात में 1 फैक्ट्री पर यह कार्रवाई की गई। नशीली दवाएं बनाने वाली कंपनियों पर यह कार्रवाई की गई है गुजरात एटीएस द्वारा। तो गुजरात एटीएस और नेशनल करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नशीली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री पर यह कार्रवाई की गई। राजस्थान में 2 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, गुजरात में 1 फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई है। 25 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। तो यह बड़ी कार्रवाई एनसीबी और एटीएस द्वारा। हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप जुड़ रहे हैं गुजरात से हमारे साथ। महेंद्र, ये बड़ी कार्रवाई गुजरात एटीएस द्वारा राजस्थान की 2 फैक्ट्रियों पर और गुजरात की भी 1 फैक्ट्री शामिल है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? राहुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधीनगर के पिपलोद करके जो है वहां पर और राजस्थान और अमरेली कुल मिला के 4 स्थानों पे एनसीबी और एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में 25 किलो जैसा उसको वहां से एमडी ड्रग्स मिला है और फैक्ट्री वहां पे चल रही थी और वहां से 10 लोगों को अभी तक उनको मिला है। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई अब एटीएस की ओर से होनी है महेंद्र? अभी एटीएस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे कहाँ कहाँ इनका कनेक्शन है क्या है करके वहां पे एटीएस और एनसीबी दोनों लगे हुए हैं। महेंद्र, राजस्थान की इन दोनों फैक्ट्रियों के बारे में कैसे सूचना मिली एटीएस को? वो उनको एक वहाँ पे सूचना मिली थी और राजस्थान में गए और राजस्थान के बाद यहाँ पे गुजरात के जो पिपलोद है गांधीनगर के पास है और अमरेली दोनों जगह पे आज उन्होंने रेड की और रेड के दौरान राजस्थान का तार जो मिला है वो पूरी फैक्ट्री यहाँ से वो पूरी तरह से एमडी ड्रग्स बना के वो काम कर रही थी। तो महेंद्र, 25 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ जरूर बरामद कर लिया, लेकिन एटीएस ने क्या फैक्ट्री के ऊपर भी कार्रवाई की है? बिल्कुल, वो फैक्ट्री को अभी तो वहाँ पे लॉक लगा दिया है और जो भी लोग थे वहाँ पे काम कर रहे थे वो लोगों को एटीएस की ऑफिस पे उनको ले गए हैं और अभी भी वहाँ पे सारे लोगों को बुला के प्रेस भी कर रही है एटीएस की तरफ से। तो किन लोगों का नाम सामने आ रहा है? इन फैक्ट्रीज के मालिक कौन है? क्या एटीएस या एनसीबी की तरफ से उनके नाम सामने आए अब तक? अभी वो जांच कर रहे हैं, पूरा नाम नहीं पता चला है। अभी वो बोल रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है, जब पूरी जानकारी मिल जाए उसके बाद में हम पेश करेंगे नाम। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में 2 और गुजरात की 1 बड़ी फैक्ट्री पर एनसीबी की टीम ने यह छापेमारी की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एटीएस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। बूंदी में सीबीआई की रेड से हड़कंप मच गया। करीब आधा दर्जन टीमों ने अलग अलग इलाकों में दबिश देकर बजरी से जुड़े लोगों से पूछताछ की। सीबीआई की टीम ने बूंदी शहर से एक बड़े बजरी माफिया को हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस बल साथ में दिखाई दिया। सीबीआई ने कार्रवाई के दौरान सभी पुलिसकर्मियों का मोबाइल पहले ही जब्त कर लिया था ताकि कार्रवाई के दौरान टीम की सूचना लीक ना होने पाए। टीम में डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे। हिंडोली थाना इलाके के तालाब गांव में 6, शहर में 2 टीमों ने कार्रवाई की। हथियारबंद पुलिस के जवान तालाब गांव में घरों में छानबीन करते नजर आए। पूछताछ की गई। हर टीम में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीबीआई के कर्मचारी मौजूद थे। वहीं मीडिया से सीबीआई की टीम ने दूरी बनाए रखी। सूत्रों की माने तो माफियाओं से खनिज और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के नाम उजागर हो सकते हैं। मामले में बूंदी एसपी ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर हमने सीबीआई को सदर थाने में दर्ज रिपोर्ट की फाइल सौंप दी है। बूंदी में बजरी खनन को लेकर कोई ज्यादा खनन नहीं है, न ही यहाँ पर कोई बड़ा खनन करता है। एसपी मीना ने यह भी कहा कि बजरी खनन टोंक जिले से होता है, हम नाकेबंदी लगाकर कार्रवाई करते हैं। बता दें आपको कि अवैध बजरी परिवहन का मामला बूंदी में वैसे नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार अवैध बजरी परिवहन के मामले सामने आ चुके हैं। अब बूंदी पुलिस, खनन विभाग और परिवहन विभाग मिलकर के कार्रवाई करेगा। पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि मजबूत रूप से कार्रवाई की जाएगी। और अब रुक करते हैं हनुमानगढ़ का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोहला फार्म में एक युवक का शव मिला है। 13 केएसपी गांव निवासी था ये मृतक, जिसका नाम गुरतेज बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ से खबर, कोहली फार्म में एक युवक का शव मिला। 13 केएससी गांव का निवासी गुरतेज मृतक पाया गया है। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है।
इसके चलते 3 नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस जांच में जुट गई है। टाउन थाना पुलिस का ये पूरा मामला, जिसमें एक युवक का शव मिलने से कोहराम मच गया। कोला फार्म में युवक का शव मिला, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये 13 के एसपी गांव का निवासी बताया जाता है, गुरतेज जिसका नाम था। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद अब 3 नामजद लोगों समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कल देर रात को अस्पताल के अंदर कुछ परिजन एक युवक को मृत अवस्था में लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे, जहां से डॉक्टर्स ने टाउन पुलिस को सूचना दी कि एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में ट्रॉमा सेंटर के अंदर पहुंचा है, जिस पर टाउन थानाधिकारी रामचंद्र कसवा मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी ली। तो परिजनों ने कुछ गाँव के ही युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद में मौका मुआयना किया गया। जो परिजनों ने रिपोर्ट जो टाउन पुलिस को दी है, उसमें बताया है कि जो गुरतेज है, जो मृतक युवक, उसके जो हत्या का जो आरोप लगाया है वो गांव के गुरजंट सिंह, सुखा, राजेंद्र व कई 3-4 लोग अन्य हैं, जिनके खिलाफ ये परिजनों ने रिपोर्ट दी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर टाउन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि इसमें जो हत्या का मामला है, इसमें किस तरह की बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि हत्या का जो पूरा मामला है ये अभी भी संदिग्ध नजर आ रहा है। परिजनों की तरफ से क्या कुछ संकेत दिए जा रहे हैं, क्या कोई पुरानी रंजिश? जी बिल्कुल, परिजनों ने जो आरोप लगाए थे उस समय उन्होंने बताया कि जो गांव के ही कुछ युवक हैं, उनके ऊपर उसे धमकाने का और धमकी देने का और जान से मार देने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। लेकिन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, उसके आधार पर ही आगे की जांच बढ़ाई जाएगी। ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। उधर अजमेर के कंचन नगर दोराई गांव में स्थित मोहम्मदी मस्जिद में रात 3 बजे एक मौलवी की 3 नकाबपोश बदमाशों ने हत्या कर दी। बताया गया कि मौलवी का नाम माहिर मोहम्मद था। घटना के वक्त कुछ बच्चे भी मौलवी के साथ थे। बच्चों ने बताया कि 3 लोग लाठी डंडों से लैस थे। उन्होंने मौलवी साहब के साथ मारपीट की। इस बीच बच्चों के चिल्लाने पर हमलावरों ने बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। पुलिस हत्या के कारणों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला। अभी तक की जानकारी के अनुसार कोई ठोस सबूत निकलकर सामने नहीं आए। आपको बता दें कि मृतक का यूपी के रामपुरा से ताल्लुक है। ये मस्जिद में मौलाना के पद पर कार्यरत था और बच्चों की शिक्षा दीक्षा का काम करता था। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मृतक का मोबाइल भी चुरा लिया। बच्चों के अनुसार हमलावरों का मौलाना से जान पहचान थी, पहले भी उनका आना जाना था। प्रातः सुबह करीब 3 बजे थाने पे सूचना मिली कि कंचन नगर मस्जिद में मौलवी हैं माहिर मोहम्मद, जिनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचे, जानकारी जुटाई तो ये तथ्य सामने आए कि मस्जिद के पास ही रूम बना हुआ जिसमें वो रहते थे और उसी रूम में 5-6 छोटे बच्चे और जिनको वो पढ़ाते थे वो भी उन्हीं के पास रह रहे थे। बच्चों ने बताया कि 3 व्यक्ति थे जिनके पास डंडे थे। उन्होंने डंडे से मौलवी साहब के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया। मौके पर श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पधारे। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। क्या लगता है, कोई विवाद है क्या? ये हमारी मस्जिद कंचन नगर मोहम्मदी मस्जिद की घटना है। हमारे इमाम साहब जो करीब 8 साल से यहाँ पढ़ा रहे थे, बच्चों को भी और नमाज भी पढ़ा रहे थे और बिल्कुल नेक आदमी, पूरा मोहल्ला उनसे मोहब्बत करने वाला था। उनको रात किसी ने, कौन थे ये हम नहीं जानते, उन्होंने आके उनका मर्डर कर दिया। तो हम पुलिस और प्रशासन से पूरे सपोर्ट और सहयोग हम करेंगे। खबर कोटा से है, जहां दादाबाड़ी क्षेत्र में चंबल नदी के पास युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची। दोनों शव को नदी से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। शव 2 से 3 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। वहीं दादाबाड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान दोनों के शवों को फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस मृतकों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। उधर डूंगरपुर में चुनावी ड्यूटी से लौटने के बाद डीईओ ऑफिस के एक प्रशासनिक अधिकारी की अचानक मौत हो गई। चुनावी ड्यूटी से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। 56 वर्षीय कुरीचंद कलाल डीईओ माध्यमिक ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को उनकी ड्यूटी डूंगरपुर शहर के बूथ संख्या 182 रघुनंदन दास बीएड कॉलेज में लगी थी। दिन भर चुनाव करवाने के बाद देर रात को ईवीएम मशीन कॉलेज संग्रहण केंद्र में जमा करवाई गई। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिवार के लोग उन्हें लेकर घर पहुंचे। जी मचलने और उल्टी जैसी शिकायत उनको हुई। इसके बाद परिजन उन्हें डूंगरपुर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया गया।
गंगापुर सिटी में ट्रेन में एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। गंगापुर सिटी स्टेशन से आगे दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर शनिवार सुबह स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसकी तबीयत और खराब हो गई और तुरंत ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर राजकीय रेलवे जीआरपी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। सुरेश कुशवाहा नाम का यात्री अपने परिवार के साथ सूरत से आगरा की तरफ जा रहा था। इसी बीच उसकी तबीयत खराब हुई। तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया ना जा सका। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त झालावाड़ से, जहां स्कूल से घर लौट रही शिक्षिका से लूटपाट का मामला सामने आया है। सोने के गहने छीनकर आरोपी फरार हो गया है। झालावाड़ से ये खबर, जहां स्कूल से घर लौट रही एक शिक्षिका के सोने के गहने छीनकर एक आरोपी फरार हो गया। साथ साथ बताया जा रहा है कि उसने मुंह पर महिला पर उसने हमला भी किया। हिंसात्मक कार्रवाई भी की गई। बताया जा रहा है कि महिला को चोट भी आई है। झालरापाटन के मंगाल इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। झालरापाटन के मंगाल इलाके का ये मामला, जहां पर स्कूल से घर लौट रही एक शिक्षिका के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोने के गहने छीनकर एक आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला को चोट भी आई है, उनके चेहरे पर भी चोट है। सोने के गहने छीनकर आरोपी दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। झालरापाटन के मंगाल इलाके का ये पूरा मामला, जहां स्कूल से घर लौट रही शिक्षिका से लूटपाट का मामला सामने आया है। एक युवक ने शिक्षिका से सोने के गहने छीन लिए और आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान उसने महिला को चोट भी पहुंचाई है। महिला घायल अवस्था में फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। रियाज खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रियाज, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से अब तक हुई है? क्या कैसी महिला की भी तबीयत है? महिला का झालावाड़ के सैटेलाइट अस्पताल में फिलहाल उपचार किया जा रहा है। महिला घायल है, उसके दांत टूट गए हैं और हाथ पैरों में भी चोट लगी है, चेहरे पर कई चोटें लगी हैं। पुलिस ने महिला से बातचीत की है। उसके आधार पर जो लूटने वाला है उसके बारे में अनुमान लगाया गया है और उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल लुटेरे का कोई पता नहीं लग पाया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। महिला के बयान के आधार पर उसके हुलिये का अंदाजा लगाया गया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे और चौराहों पर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जी ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के तहत टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न हुआ। इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों के 28,758 मतदान केंद्रों पर नवविवाहित जोड़ों से लेकर दिव्यांगजन, थर्ड जेंडर, आदिवासियों से लेकर वृद्धों और युवाओं सहित सभी मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी निभाई। प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था, फिर 26 को हुआ और कुल मिलाकर राजस्थान में 61.60% मतदान हुआ है। धौलपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल हादसे में घायल बुजुर्ग को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर बौखलाए परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ से मारपीट की। घटना को लेकर इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर पवन खंडेलवाल ने कहा कि रात के वक्त कुछ लोग एक बुजुर्ग को मृत हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे थे। सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग का स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद बुजुर्ग के साथ पहुंचे लोगों ने मेल नर्स से मारपीट की। परिजन जैसे ही आरोपी डॉक्टर को मारने के लिए दौड़ा, डॉक्टर ने ट्रॉमा वार्ड में घुसकर जान बचाई। डॉक्टर ने कहा ट्रॉमा वार्ड में तैनात स्टाफ के हस्तक्षेप के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ के साथ जिला अस्पताल में बीती रात को मारपीट का मामला सामने आया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मरीज मृत अवस्था में आया था
मैं अपने ट्रॉमा वार्ड में था। जैसे ही मुझे पता पड़ा कि डॉक्टर साहब और स्टाफ को बंद कर लिया है, मैंने ही उनको आके बचाया है। हाँ, वो कितने लोग होंगे? कम से कम होंगे वो 15-20 लोग। हमारा स्टाफ और डॉक्टर साहब को अंदर बंद कर लिया। ट्रॉमा से मैं आया हूँ, जब वहाँ मैंने उनका बीच बचाव किया है। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र के चामुंडी कला गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 लोग आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पीड़ित सद्दाम ने बताया कि पुश्तैनी जमीन को कब्जा करने की फिराक के चलते उसके चाचा ने ट्रैक्टर लेकर जमीन को जोतने शुरू कर दिया। रोकने पर उनके परिवार के लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। थाने में गया था हेल्प के लिए। उस समय तिजारा थाने में था मेरे पिताजी और मेरे भाई जो टैक्सी चलाता वो। अभी किन के चोट आई है, क्या क्या नाम? कितने लोगों को चोट आई है? चोट तो सब हम 4-5 या सब। एक तो मैं था, एक मेरी बीवी थी अनीदा, एक असरार, एक अल्ताफ। चोट सब आई है लेकिन ज़्यादा सीरियस है अनीदा और असरार, जिनको कल तिजारा CHC से रेफर कर दिया। कितनी जमीन को लेकर विवाद है? ये सब हमारी जो पुश्तैनी जमीन है उसको लेकर विवाद चल रहा है। हनुमानगढ़ की पुलिस पीलीबंगा पुलिस ने मध्य प्रदेश के कुख्यात पारदी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। 2018 में पीलीबंगा में घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने का इन पर आरोप है। तीनों ने पूछताछ में जिले के रावतसर में भी लूट की वारदात को कबूल किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीलीबंगा थाना अधिकारी ने बताया कि तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2018 में पीलीबंगा में एक घर में घुसकर पिस्तौल की नोक पर पति पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपये के साथ साथ सोना और चांदी की लूट की थी। इस संबंध में 2 आरोपी पहले भी गिरफ्तार हुए थे, एक आरोपी फरार था। तीनों ने जिले के रावतसर समेत कई राज्यों में वारदातें स्वीकार कर ली हैं। फिलहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर अब आगे की कार्रवाई करेगी। पारदी गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2018 और 2016 में पीलीबंगा मंडी और एक रावतसर में वारदात की थी। इन्होंने रात को घुसकर मारपीट करके लूट करके लेकर गए थे, जिसमें हमारे कांस्टेबल अरविंद है, उसने ICJS जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उसका बड़ा ही सदुपयोग किया है। उसने उसमें अच्छी पकड़ बनाई, तो इनको ट्रैक किया। एक तिहाड़ जेल दिल्ली में था, 2 अलवर जेल में थे और इनको जरिए प्रोडक्शन वारंट गिरफ्तार किया है। इन्होंने रावतसर में वारदात करना कबूल किया है। अन्य वारदातों के बारे में अनुसंधान जारी है, जो अपने इलाके में की है या अन्य कहीं दूसरे स्टेट में की है। इन दिनों IPL का 17वां सीजन जारी है। लगातार पॉइंट टेबल्स में राजस्थान रॉयल्स पहले नंबर पर बनी हुई है। बात करें राजस्थान रॉयल्स के परफॉर्मेंस की, तो अब तक राजस्थान रॉयल्स ने 8 मैच खेले हैं, जिनमें 7 मैच जीते और 1 मैच वो हारी है। ऐसे में पॉइंट्स टेबल में राजस्थान लगातार नंबर 1 पर बनी हुई है। दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों का कहना है राजस्थान रॉयल्स को अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखनी होगी, क्योंकि 17वें सीजन ये IPL का चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स केवल एक बार ट्रॉफी अपने नाम कर पाया। इस बार राजस्थान रॉयल्स के फैंस को उम्मीद है कि वो ट्रॉफी पर कब्जा करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स से कड़ी टक्कर मिलेगी। 17वां सीजन है और लगातार राजस्थान रॉयल्स पहले नंबर पर बनी हुई है। ऐसे में राजस्थान के जो क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। कुछ खिलाड़ी भी इनमें मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सिद्धार्थ भाई, क्या लगता है कि अब राजस्थान रॉयल्स अभी 1 नंबर पर चल रही है, तो आप किस तरह देखते हैं आगे, क्योंकि फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा, सारी चीज़ें होंगी? देखिए, IPL बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें टोटल 10 टीमें होती हैं और एक टीम को 9 टीमों से मैच करना पड़ता है। एक होम का होता है, एक अवे का होता है। सो अभी वी आर इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट। अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेल रही है। उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो एक एक करके फॉर्म में आ रहे हैं। जॉर्ज बटलर के 2 शतक हो गए हैं। संजू सैमसन अपनी कप्तानी अच्छी निभा रहे हैं। सो हम सबका ये प्रेडिक्शन है कि, और हम सब लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान डेफिनेटली फाइनल में इस बार आएगी और फाइनल जीत के जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहला IPL आज से 17 साल पहले जीता था। 2008 में जब IPL पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था। तो हमारा मानना यही है, इस बार टीम का डेकोरम बहुत अच्छा है, प्लेयर्स एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, टीम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक दूसरे जितने भी जो यंग खिलाड़ी हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं। तो इस बार डेफिनेटली IPL राजस्थान रॉयल्स के पास ही आएगा ट्रॉफी।
और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपको क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स में अगर कोई कमी की बात करें कि भाई किन चीज़ों को दूर कर ले, कोई कमियों को, तो और अच्छा हो सकता है? नहीं, अभी तो सब अच्छा चल रहा है, बस थोड़ी बॉलिंग लाइन थोड़ी और अच्छी कर ले मिडिल ओवर में तो और अच्छा हो जाएगा और टूर्नामेंट जीतेंगे। और मुझे लगता है जैसे सनराइज हैदराबाद और राजस्थान के बीच में फाइनल होगा। बैटिंग क्रम को लेकर किन खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए जो मध्य क्रम में उतर रहे हैं बल्लेबाज? मध्य क्रम में तो अभी सभी सही कर रहे हैं वैसे तो। ओपनिंग यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया कर रहा है, बटलर अच्छा कर रहे हैं, संजीव सैमसन लगातार ऐसा ही खेल ले और बीच बीच में उनके रन कम ना बने तो राजस्थान डेफिनेटली जीतेगी। देखिए, राजस्थान लगातार जीतने की बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स किस टीम से चुनौती आगे जाके मिल सकती है? देखिए, मौजूदा सीज़न में जो सनराइजर्स हैदराबाद है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप देखेंगे उसमें एक प्लेयर नहीं, ऐसा नहीं कि विराट कोहली की तरह ऑरेंज कैप लेके बैठे हैं और वो एक अकेले रन बना रहे हैं, पूरी टीम उन पर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। तो सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान दोनों में खास बात है कि सारे प्लेयर्स जो हैं, कोई भी ऑरेंज कैप पर्पल कैप के पीछे नहीं भाग रहा, सब टीम के लिए 100% अपना डिवोशन दे रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है राजस्थान और सनराइजर हैदराबाद का मैच फाइनल होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि 17 साल बाद फिर से एक बार राजस्थान रॉयल विनर रहेगा? देखिए, मैं राजस्थानी हूं तो मेरा खून तो यही कहता है, लेकिन मुझे इस बार लगता है कि राजस्थान जिस तरह से खेल रही है 100% राजस्थान वुड बी विनर। तो देखिए, ये तमाम वो लोग थे जो क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में रुचि रखते हैं। उन लोगों का यहाँ साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान रॉयल्स को अगर इसी जगह बने रहना है तो इसी तरह खेलना होगा। और क्योंकि दूसरी जो दो उनके प्रतिद्वंदी जिस तरह लोग बता रहे हैं, सनराइज हैदराबाद और केकेआर, उनके पास वो सभी उस तरह के खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स को और मेहनत करनी होगी और जिस तरह बल्लेबाजी क्रम चल रहा है उसे जारी रखना होगा। मुबारिक खान, NDTV, जयपुर।